मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी मतलब जीत की गारंटी। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर मेरी मौजूदगी है, जहां पर गजब का उत्साह इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि 3 राज्यों में जबरदस्त प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। एक तरफ मध्य प्रदेश ने गजब का कमाल किया है बीजेपी के लिए और वहां पर 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ आपको बताते चले 1993 से लगातार राजस्थान में जो रिवाज बदलने की परंपरा रही है, उस परंपरा का पालन करते हुए एक बार फिर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी शानदार जीत हुई है। हमारी जहां पर मौजूदगी है, पीछे की तस्वीरें, सबसे पहले आप लोग थोड़ी जगह दीजिए। पीछे की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। भारत माता की जय नारे लग रहे हैं और यहाँ दूर दूर से जरा बातचीत, जीत के कैसा रहा? बहुत किसकी जीत है? ये मोदी जी की जीत है और ये संकेत है 24 में 400 सीट पार होने का। होगा 24। हमारे, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से, और शिवराज जी जिंदाबाद। 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार, अगली बार 400 पार, अगली बार अब इसका सेमीफाइनल। मोदी अब की बार 400 पार। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मोदी के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह भी है नरेंद्र मोदी मतलब जीत की गारंटी और उसी मोदी के करिश्मे की बदौलत उनका जादू जिस तरह से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीनों ही राज्यों में कमाल का प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पर भी माहौल दिखाएंगे। मोदी मोदी का नारा मेरे पीछे लग रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन यकीनन यहाँ से सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इंडिया को लेकर। आगे चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी और कड़ी यहाँ पर खड़ी हो गई हैं और मोदी मोदी के नारे ये लगते रहेंगे। ये कार्यकर्ता है मानने को तैयार नहीं। हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के हर हिस्से में इस वक्त देखने को मिल रहा है। की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते। जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। घूम घूम कर और भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है। गारंटी पीएम ने दी और उस पर मुहर जनता ने लगा दी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लोकतंत्र में अपना फैसला सुना दिया। बीजेपी की जीत का परचम लहरा दिया। 1-2 नहीं, 3-3 राज्यों में कमल खिला दिया। जहां बीजेपी की सत्ता नहीं थी, वहां भी मोदी की गारंटी काम आई और जहां सत्ता में आने की बीजेपी की बेताबी थी, वहां भी मोदी की गारंटी ने अपना रंग दिखाया। 2024 से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत का सिग्नल मिलते ही मनसुख मांडविया ने पीएम मोदी की तारीफ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मांडविया ने पीएम मोदी की तारीफ में एक पोस्टर भी शेयर किया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए।
मिजोरम को छोड़कर 4 राज्यों के नतीजों का आज ऐलान हुआ। राजस्थान का रिवाज बरकरार रहा। 5 साल बाद कांग्रेस को जनता ने चलता कर दिया। गहलोत की योजनाएं, पायलट को साथ लेकर चलने की कवायद, आखिरी वक्त की तमाम कोशिशें मोदी के हमलों के आगे धराशायी हो गए। लाल किताब के पन्नों में गहलोत की हार दर्ज हो गई। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे मध्य प्रदेश से आए। 18 साल से शिवराज खूंटा गाड़कर एमपी में जमे हुए थे। हालांकि बीच में कुछ वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस के कमलनाथ सीएम बने और शिवराज को बाहर जाना पड़ा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद शिवराज का राज फिर से लौट आया। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनके लिए लौटना मुश्किल लग रहा था। शिवराज ने इमोशनल कार्ड भी चला, जनता के बीच बताया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम के तौर पर चेहरा नहीं बनाया। ब्रांड मोदी पर बीजेपी का यकीन काम कर गया। 2014 से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उनका प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन और जनता के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम, डबल इंजन की सरकार के काम, उसका परिणाम आज सामने है। छत्तीसगढ़ चुनाव में भी बीजेपी की नैया के खेवैया मोदी ही थे। उन्हीं के चेहरों पर चुनावी चौसर बिछाई गई। उन्हीं के चेहरों के दम पर बीजेपी ने जनता के सामने गारंटी का पिटारा खोला। इसका असर ये हुआ कि बघेल सरकार के सामने कमजोर दिख रही, लेकिन पीएम मोदी के सामने कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की ताकत आधी हो गई और सारे गुणा गणित कांग्रेस के फेल हो गए। मोदी की गारंटी के दम पर बीजेपी ने यहाँ भी कब्जा जमा लिया। बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। जिन घोषणाओं को छत्तीसगढ़ ने तय किया, वो चाहे किसानों के लिए 3100 रुपया की धान की खरीदी का हो, महिलाओं को 12,000 रुपया देने की बात हो, या फिर 2 साल के बोनस देने की बात हो, और अन्य विकास के कामों की, मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी के सामने लिटमस टेस्ट था। 3 में से 2 राज्य बीजेपी को छीन लेना था। एक राज्य में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था। लेकिन मोदी के आगे मुश्किलें तिनके की तरह उड़ गई हैं। अब तो यही कहा जा सकता है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। आज तक भी और यकीनन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यही बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। जहां पर चेहरा देकर डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा करते हुए बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर रही है, तो जहां सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वहां पर भी शानदार और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मोदी मतलब जीत की गारंटी। कम से कम आज के ये जो नतीजे हैं वो यही साबित करते हैं। और 2014 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो आंकड़े किस तरह से बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। जब भी धुआंधार प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। मोदी की जीत के मायने, 2024 में इसका कैसा होगा असर, इंडिया गठबंधन के लिए क्या बड़ा सबक है, कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से हिंदी बेल्ट से खासकर इन 3 राज्यों से सुपड़ा साफ हुआ है, आगे आने वाले वक्त में उसके लिए किस तरह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से होगी दंगल में चर्चा। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही मौजूद हैं रशीद किदवई जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। शानदार प्रचंड तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की जीत हासिल की है, 3 बड़ी वजह जो आप गिनाना चाहें आज की इन तीनों राज्यों में इतनी बड़े बहुमत के साथ जीत की। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, मैं अगर आपने 3 पूछा है तो मैं 3 वजह बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है। जो कहा वो किया नहीं जाता है, परंतु मोदी जी ने यह दिखाया है कि जो कहा वो किया। और इसलिए आप देखिए, उनकी नीति हो, नियत हो या नेतृत्व हो, तीनों पे जनता ने विश्वास दिखाया है और जनता का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। देश की नहीं, अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं।
दूसरी दृष्टि देखें तो हमारी सरकारों का शानदार परफॉर्मेंस, केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में जहां जहां हमारी सरकार थी उसका अच्छा परफॉर्मेंस, तो लोगों को यह विश्वास होता है कि ये ईमानदारी से कार्य करके देते हैं। और तीसरा विषय मैं कहना चाहूंगा कि चाहे जन जन तक, वंचित वर्गों तक विकास की किरण को पहुंचाना हो, या विकास को रफ्तार देना हो, या फिर सुरक्षा प्रदान करना हो, महिलाओं के लिए भी सुरक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, या सांस्कृतिक गौरव, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो हमारे पास हमारा वैचारिक आधार, हमारी सरकारों का काम और मोदी जी का विराट नेतृत्व, इन सब के ऊपर उसने मिलकर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं एक बात और कह दूं, इससे बिल्कुल एक चीज साफ हो गई कि अब इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, बाकी सब ढपोर शंख हैं। कारण क्या है, मैं 1 मिनट में एक बस बात को स्पष्ट कर दूं। महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का दावा किया अशोक गहलोत जी ने कि हम ये कर देंगे, कांग्रेस ने वो किया, मोदी जी ने चुनाव के लिए नहीं किया। 15 अगस्त 2014 को राजस्थान बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, हमें सीधे वहां पर जाना पड़ा है। सुधांशु जी, मैं लौटूंगी आपके पास, सुनते हैं बीजेपी की राजस्थान से प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तपस्या पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी जीत का एक आधार बनी। मैं पुनः हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जेपी नड्डा साहब, हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अब चांद पे पर तिरंगा पहुंचा है और राजस्थान के गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी हर वर्ग ने उनके ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके एक प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में दी। मैं सबका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए राजस्थान की जनता जनार्दन, जिनका भरपूर स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला, उन सबको वंदन, अभिनंदन करते हुए और आपका भी सभी मित्रों का, जिनका इस पूरे चुनाव के दौरान आप। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर अब तक बीजेपी ने राजस्थान को लेकर पत्ते साफ नहीं किए हैं। आगे क्या होगा, क्या वसुंधरा राजे के सिर पर फिर से ताज सजेगा या फिर इस बार कोई बाजी मार ले जाएगा, कई ऐसे सवाल हैं जो कायम है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट पढ़ते हुए बाकी लोगों के पास में आऊंगी। जनता जनार्दन को नमन, प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है, उनका भरोसा बीजेपी में है। भाजपा पर अपने स्नेह, विश्वास, आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, युवा वोटर्स का वो धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ ही वो आगे लिखते हैं कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इसके अलावा जहां पर हार हुई है तेलंगाना को लेकर, वहां की जनता के प्रति भी उन्होंने अपना आभार जताया है, ये कहते हुए कि आगे हम अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यहाँ पर, मोदी जी को जय श्री राम दिखा देते हैं, एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे चेहरे, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये 2024 का सेमीफाइनल है। 2024 में 400 बीजेपी पार होगी। ये पूरे देश को इस समय मोदी जी के ऊपर पूरे भरोसा है। बताइए जल्दी से बोलिए। ये आज जो क्या रिजल्ट मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मुमकिन है जी। आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब आज के स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। आज 2024 के सेमीफाइनल में नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जीतेंगे, बोलिए जल्दी से। ये विकास की जीत है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है, ये सबका साथ सबका विकास की जीत है। और सभी धर्म के लोगों ने और सभी जातियों के लोगों ने उनका वोट दिया है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, भारत नेतृत्व में ये जीत मिली है। थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, ये लोग आ जाइए धीरे धीरे, थोड़ी जगह दीजिए। यहाँ पर भारी भीड़ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहाँ पे चौमुखा विकास होगा। राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व
जो उन्होंने समय समय पे राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पे राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहद उत्साहित हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। बीजेपी दफ्तर दिल्ली में मेरी मौजूदगी है और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से सहरा सजाकर और यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये शेर लेकर पहुंचे हुए हैं। किस लिए लेकर पहुंचे? देखिए, देश का प्रधानमंत्री शेर है और पूरे देश को उस पर गर्व है। और हम जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हम कहते हैं देखो देखो कौन आया, देखो वजह से आप लेकर आए, ये इसीलिए क्या है। और सबसे बड़ी बात कि जब शासन प्रशासन एक एक करके प्लीज जल्दी से, जब शासन प्रशासन अनुशासन तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसे ही ऐतिहासिक रिजल्ट आते हैं जैसे अब आए हैं। जरा और पीछे चलते हैं। हाँ बताइए मैम जल्दी से। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे युग पुरुष माँ भारती के सच्चे सपूत नरेंद्र मोदी जी जिस देश का नेतृत्व कर रहे हो, वहाँ जीत ही जीत होती है। वहाँ पर जीत होती है और यकीनन बीजेपी की ये जीत देखने को भी मिल रही है। दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पर ढोल नगाड़े, नमस्ते नमस्ते, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जरा वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। भारी भीड़, मैं चाहूंगी अशोक जी आप जरा दिखाएं। यहाँ पर गेट खोलने का भी इंतजार किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इस इंतजार में आप क्या फोटो लेकर आए हो? मैं भी छोटे हो? हाँ जी, मैं बीजेपी कार्यकर्ता, मैं हरियाणा हिसार से। कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी 24 साल है मेरा उम्र है, वोटर आईडी। हाँ जी, और मैं अपने माता की मोदी है तो यही ना, मोदी जिंदाबाद, आदित्य योगी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगते रहेंगे। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। लेकिन अब जरा बाकी मेहमानों के पास चलते हुए, सैयद हसीम वकार साहब, अब ये बात तो साबित हो गई ना कि मोदी है तो मुमकिन है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए तेलंगाना भी आप लोगों के हाथ से गया, कांग्रेस पार्टी वहां पर आ गई और बचा ये 3 बड़ा राज्य, जिनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो जिस तरह का मैंडेट मिला है और छत्तीसगढ़ में भी जिसको लेकर अलग तरह के दावे किए जा रहे थे। मोदी है तो मुमकिन है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ये नारे लगा रहे हैं तो फिर क्या गलत है? बस अजीम वकार साहब। ना देखिए, एक बात समझिएगा, हम लोग बीजेपी का विरोध कर रहे थे, हम लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाना चाहते थे। जो हमारे लोग हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। कांग्रेस पार्टी की रणनीति गलत, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी गलत। कांग्रेस पार्टी न मुसलमानों को अपने साथ पूरी तौर पे ले पाई और न हिंदुओं को अपने साथ पूरे तौर पे ले पाई। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है, उसने अपने वोटर्स को भी कंफ्यूज कर दिया। कैसे कंफ्यूज कर दिया? वो बीजेपी से लड़ रहे थे, अपोजिशन में हम सब भी बीजेपी से लड़ रहे थे, उन्होंने अपने ही वोटरों को कंफ्यूज कर दिया, अपने ही साथियों को बीजेपी का एजेंट बताकर। जो बीजेपी के साथ हिंदू भी आना चाह रहे थे वो भी कंफ्यूज हो गए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है। कांग्रेस पार्टी के पास रणनीति का अभाव है, कांग्रेस पार्टी के पास रणनीति बनाने वाले नेताओं का अभाव है। इसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसमें वोटर की गलती नहीं है। मैं जहां जहां बीजेपी जीती है मैं उनको बधाई दे रहा हूं, जहां कांग्रेस जीती है मैं उनको जीत की बधाई दे रहा हूं। लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, आगे भी हम इसको जारी रखेंगे
और हमें यकीन है ठीक कि है। जीत हम ही अब लोगों इसके की लिए होगी आगे। सबक क्या सीखे हुए हैं उन तमाम चेहरों में जिनको बुरी हार का सामना आज करना पड़ा है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। इन 3 राज्यों में जीत के साथ ही 2024 के एजेंडे को भी क्या सेट कर दिया है बीजेपी ने। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लग रहे हैं और मोदी मतलब जीत की गारंटी। इस वक्त राजधानी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर मेरी मौजूदगी है, हजारों की तादाद में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। तो दूसरी तरफ तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जिन्होंने प्रचंड जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दिलाई है। इसी वजह से पीछे दूर तलक लगातार नारे लग रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। लेकिन सुधांशु जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए, ये सच बात है कि ये प्रचंड जीत है, बड़ी जीत है, लेकिन क्या अभी से इसको 2024 की बड़ी पिक्चर बनाना और बताना, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था ऐसे ही रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद 2019 में क्या होता है, तो फिर अभी से आपको लग रहा है कि 2024 का एजेंडा आज की इन तस्वीरों ने सेट कर दिया है? देखिए चित्रा जी, हम लोग हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ते हैं। आपको याद हो, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हम उतनी गंभीरता से लड़े थे, दिल्ली नगर निगम भी उतनी गंभीरता से लड़े, ये चुनाव भी उसी गंभीरता से लड़े। हम किसी को सेमीफाइनल और फाइनल नहीं मानते, हर चुनाव को फाइनल मानते हैं। परंतु यह भी बात सत्य है कि कुछ ना कुछ एक संकेत तो दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये चुनावों में कांग्रेस ने भी तमाम चीजों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जाति का विषय जो क्षेत्रीय दल उठाते थे, एक राष्ट्रीय दल उठा रहा था। बहुत सारी चीजें हुई। इससे यह संकेत साफ है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनता का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। आपने 2018 का, सही बात है, मान लीजिए उनके लिए उनके भाग्य से छीका फूट गया था, किसी कारणवश कुछ परिस्थितियां थी। 2013 में हम ये तीनों राज्य जीते थे और 2014 में हमने रिकॉर्ड बनाया और 2019 में हम उससे ज्यादा सीटें लेके आए। तो यह संकेत लगता है, हम आशा करते हैं कि 2024 में हम 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, एक उदाहरण के लिए देखिए, मध्य प्रदेश में हमारा मत प्रतिशत 2018 में ज्यादा था। राजस्थान में हमें 1 लाख कुछ हजार वोट कम मिले थे और 50,000 बूथ हैं, यानी एक बूथ पे केवल 3 वोट का अंतर था। इस कारण से हम हारे थे। इसलिए हमारी वो जो हार थी वो हार जीत थी जो राजनीति में चलती है। जो कांग्रेस की हार है वो निर्णायक, प्रभावी और भीषण हार है। इसलिए मुझे लगता है दोनों स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब अपने अपने तरीके से हर हार का विश्लेषण होगा। जीत का हार जो बीजेपी आज पहनने जा रही है और दूसरी तरफ वो हार कांग्रेस पार्टी का सामना जिसको करना पड़ा है। अब मैं आ जाती हूं उन तमाम मुद्दों पर जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी, लेकिन संजय कुमार जी, उसमें बुरी तरह से जबरदस्त हार का सामना उसको करना पड़ा। जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा, जिसको 2024 के लिए ट्रम्प कार्ड मानकर इंडिया गठबंधन चल रहा था कि भाई जातिगत जनगणना और ओबीसी वाला मुद्दा जो है वो मोदी की हार दिला देगा। लेकिन तीनों राज्यों की पिक्चर ने ये साफ कर दिया कि नहीं चलेगा ये जाति पाति भेदभाव। इसको लेकर आप कितने भी आइए, लेकिन अगर आप कामकाज करेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, अगर लोगों के लिए सीधे जुड़ी हुई योजनाएं होंगी, तभी उसका फायदा मिलेगा। और यही चीजें आज के रिजल्ट में दिखाई दे रही हैं। जाति का कार्ड नहीं चला संजय कुमार जी। मैं इस बात का जिक्र पहले भी कर रहा था, अगर मान लीजिए कांग्रेस तीनों राज्यों में चुनाव जीत भी जाती, तब भी मैं ये कहता कि ये कार्ड नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आप जनता से बात करें तो आम पब्लिक इसका समर्थन तो करती है, कहती है हाँ जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जनगणना होनी चाहिए इस बात का या इस बात के समर्थन का उनके वोट देने के निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि अगर जनगणना हो गई तो उन्हें लगता अच्छी बात है, गिनती हो जाएगी, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, इस बात को कांग्रेस या कन्वे नहीं कर पाई वोटरों के बीच में। तो ये एक तरह से वोटरों के बीच में कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं था। और अब तो कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हो रही है, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इस मुद्दे पर लोगों ने वोट बिल्कुल ही नहीं दिया। बिल्कुल। तो क्या ये विनोद अग्निहोत्री जी माना जा सकता है कि जिसको ट्रम्प कार्ड और मास्टर स्ट्रोक बताने में लगातार इंडिया अलायंस लगा हुआ था कि बस जाति गणना करवाइए और उससे जीत हमारी पक्की है, ओबीसी के मुद्दे को उठाइए, हम तो जीत जाएंगे और मोदी हार जाएंगे। अब तीनों राज्यों में जो बुरी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, फिर अब उसको आगे के लिए मुद्दे भी सोचने होंगे कि नरेंद्र मोदी आपके सामने हैं, उनसे लड़ने के लिए आपके पास कौन से ठोस मुद्दे होने चाहिए जिससे आपको जीत मिले। चित्रा जी, मेरी राय थोड़ी इससे अलग है, मुख्तलिफ है। मंडल आयोग बीपी सिंह लाए थे 89 में और 91 का चुनाव जनता दल बुरी तरह हार गया था, लेकिन मंडल मुद्दा तो फेल नहीं हुआ ना।
ये मुद्दा अभी तुरंत आया है, नीचे तक पहुंचाने में समय लगता है। और ये संजय जी ने सही कहा कि आप कन्वे कैसे करते हैं किसी मुद्दे को ग्राउंड तक। और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी मंडलवादी पार्टी कभी नहीं रही है, उसकी रैंक एंड फाइल डिस्टर्ब है इस इशू को लेकर के। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, खड़गे जी उठा रहे हैं, लेकिन नीचे का जो कैडर है वो उससे सहमत नहीं है, वो इस बात को नीचे तक ले ही नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो जो जिस तरह की राजनीति करता रहा है उसमें ये चीज फिट नहीं होती है। अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इस मुद्दे को कैसे नीचे तक ले जाए, अगर उसको 2024 में इसको कारगर बनाना है तो। राम मंदिर का मुद्दा 1988 में लिया था बीजेपी ने अपने एजेंडे में, लेकिन बहुमत नहीं मिला उसको 1991 में, बहुमत मिला 2014 में। तो मुद्दे जैसे जैसे आप नीचे ले जाते हैं लोगों तक, तब उनका असर दिखाई पड़ता है। 2 महीने पहले कोई मुद्दा लेके आए और अब चाहें कि लोग एकदम एक झोली भर के वोट दे दें, तो वो वोट ठीक है, अच्छी बात है, ठीक बात है, वोट वो दूसरे मुद्दों पर देंगे। और ये एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे में जो सबसे बड़ी समस्या है विपक्ष के सामने, कि चूंकि मोदी जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो लीडरशिप देश के ओबीसी वर्ग की उनके हाथ में है। ऐसे में क्या ये मुद्दा उनके खिलाफ उस तरह कारगर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये एक प्रश्न है। और इसकी खोज जो है इंडिया गठबंधन को करनी है, अगर उसको वाकई करना है, इस मुद्दे को कारगर बनाना है तो, क्योंकि वीपी सिंह नहीं इसका फायदा उठा पाए, लालू और मुलायम ने उठाया। क्योंकि इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरह की खींचतान देखने को मिली, क्या उससे 2024 की आगे की जो रणनीति है वो प्रभावित नहीं होगी? रशीद किदवई जी, आपके पास आते हुए, एक तरफ नरेंद्र मोदी का बड़ा कद, दूसरी तरफ उनके पास हिंदुत्व है, नव राष्ट्रवाद जिसको लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो तमाम गरीबों के लिए की गई वो योजनाएं जो सीधे जनता तक पहुंच रही हैं, चाहे उनके खाते में पैसे डालना हो, चाहे उनको मुफ्त का राशन हो, या फिर घर के लिए 2.5 लाख रुपए देने की योजना हो, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजना जिसको जमीन तक, धरातल तक पहुंचा पाने में मोदी सरकार कामयाब हुई है। अब अगर ये 3 मुद्दे उसके पास हैं और इसकी काट कांग्रेस पार्टी किसी और तरीके से लेकर आती है, तो फिर उसी तरह का रिजल्ट निकलेगा जैसा कि आज हमने देखा है। इससे लड़ने के लिए क्या कांग्रेस को अब नए सिरे से नई रणनीति बनानी होगी, तभी 2024 के लिए कुछ सपने वो गढ़ पाएगी? जी चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, समस्या कांग्रेस और पूरे जो इंडिया अलायंस है उसके साथ यही है कि वो नरेंद्र मोदी जी का नाम ले तो उसको नुकसान होता है, नाम ना ले तो कहने को कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा चुनाव जो था नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द चुनाव हुआ, राज्यों का चुनाव था। तो ये बड़ी कांग्रेस के लिए दुविधा है। देखिए, 3 राज्यों में अलग अलग तरीके की रणनीति थी, अलग अलग किस्म का नेतृत्व था, लेकिन जैसा वो एक उर्दू का शेर है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। अपनी बात को आप पूरी करें, आपकी बात बीच में तो मैं कांग्रेस की देखिए सबसे बड़ी जो इंडिया अलायंस की समस्या ये आ रही है कि कोई कारगर रणनीति नहीं बना रहे हैं। उन्होंने देखिए एक धर्म के नाम पे एक रिलीजियस आउटरीच प्रोग्राम किया, कमलनाथ जी ने अपने आप को एक हिंदू के रूप में प्रस्तुत किया, हनुमान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, बुरे तरीके से हार हुई। तो इस तरह का भूपेश बघेल ने सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर तीखे हमले किए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने बड़ी लुभावनी मतलब तमाम योजनाएं लेके आए, उसका काम नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा एक कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है उसमें अभी आत्मविश्वास की कमी है। अगर कोई जीत हो जाती, देखिए चित्रा, आज के रिजल्ट से जो तेलंगाना में जीत हुई वो भी फीकी नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। और अंदर अब देखिएगा अंतर कलह जो है बढ़ेगा जो इंडिया अलायंस के भीतर। बिल्कुल अंतर कलह बढ़ेगा इंडिया अलायंस के भीतर। और आज ही से चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या दूसरी तमाम पार्टियां हैं, उन्होंने शरद पवार की ओर से बयान दिया गया है कि हमें बिल्कुल इस तरह के आंकड़े की उम्मीद नहीं थी। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी यहां पर इंडिया अलायंस को लेकर अब सीधे सवाल खड़े करने शुरू कर हैं। ऐसे में यकीनन 2024 के चुनाव में ज्यादा दिन बाकी नहीं है, तकरीबन 180 दिनों के आसपास। उसके बाद पहले फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी लोकसभा के लिए। क्या 180 दिनों में इंडिया अलायंस कुछ ऐसा कमाल कर जाएगा जिसके बलबूते वो नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए? फिलहाल के लिए रास्ता बहुत कठिन नजर आता है। सुधांशु जी, अब आप लोगों के लिए तो राह आसान हो गई। पहले ही आप लोगों की ओर से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जिसको लेकर आप लोग अलग अलग तरह के शब्द गढ़ते हैं। लेकिन ये बात भी सच है जो अभी इसी बहस में उठी है कि ये ओबीसी वाला मुद्दा हो या फिर जाति गणना वाला मुद्दा हो, अभी इसको सही तरीके से पहुंचा पाने में कामयाबी नहीं मिली है। अगर ये काम कर गया तो फिर तो मुश्किल हो सकती है ना आप लोगों के लिए, सुधांशु जी? देखिए, एक तरफ हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक जांचा परखा खरा तपा तपाया आजमाया चेहरा है, और दूसरी तरफ विपक्ष के सामने पहचान कौन वाली स्थिति है, यानी पता ही नहीं है कि कौन है।
हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग का एक ऐसा नेता है जो नैसर्गिक नेतृत्व के साथ आया है, किसी आकस्मिक नेतृत्व से नहीं कि देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया परिस्थितिवश। और यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, देखिए राजस्थान के पिछले चुनाव में याद करिए, लोग शायद भूल जाते हैं, 2018 के राजस्थान चुनाव में ही पुष्कर में जाकर राहुल गांधी जी ने अपनी जाति और गोत्र बताया था कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है। आज सीपी जोशी जी जो स्पीकर हैं वो चुनाव हारे, नाथ द्वारा का 2018 का जाके वीडियो चेक कर दीजिएगा, जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़ी जाति के नेताओं के बारे में ऐसी भाषा बोल रहे थे कि अरे इनको धर्म के बारे में क्या पता हो, तो सिर्फ मैं ब्राह्मण हूं मुझे पता होता है। आपका स्टैंड ये था और 5 साल में एकदम कलावाटी मार के आप दूसरा स्टैंड लेंगे और सोचेंगे कि जनता आपके बात पे भरोसा कर लेगी, पिछड़ा वर्ग भरोसा कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमने आज मोदी जी को आगे बढ़ाया है तो मध्य प्रदेश में हमारे तीनों चीफ मिनिस्टर पिछड़े हुए, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी। अभी विनोद अग्रवाल जी उल्लेख कर रहे थे 1991 में, तो मैं वहां पे हमें मौका मिला, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी सीएम बने। मगर मैं ये भी कह दूं, देखिए हम इंडिया आज तक पे बैठे, इंडिया टुडे का मुझे सर्वे याद है, प्री पोल सर्वे में बीजेपी को 91 में 200 सीटें दिखाई जा रही थी। अगर राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हो गई होती तो हम 120 की बजाय 200 के आसपास होते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस जमाने में होते। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि साहब ये वाला मामला चला था जाति वाला। और अंत में सिर्फ एक और बात कह दूं, ये जब मंडल और जिस जमाने की हम बात करते हैं तब हमारा साक्षरता दर 40% से कम था और उस जमाने में ये भड़का लेना आसान था कि इसका साथ नहीं देते, उसके साथ नहीं देते। आज पढ़ी लिखी जनता हो गई, सबने देख लिया कि जिन्होंने जातिवाद का चूरन दिया उन्होंने परिवार को ही सारी संपत्ति अर्पित कर ली। अब ये बताइए, आज की डेट में ईमानदारी से कहें, कौन कह सकता मैं एक जाति का नेता हूं? लालू प्रसाद यादव जी अपनी जाति के नेता केवल अपने राज्य में हैं, तो अखिलेश जी अपनी जाति के नेता अपने राज्य में हैं। और जब देने की बात आती तो अपनी जाति का भी कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता है। तो अब पढ़ी लिखी जनता है, साक्षरता दर 80% से ऊपर है, तो मुझे लगता है ये काट की ऐसी हांडी है जिसका अब चढ़ने की कोई संभावना नहीं है। और एक और बात कह दूं, जैसे वीपी सिंह जी को यह मुगालता हुआ था कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा बना के पूजेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वैसे ये जो पिछड़ों के सवर्ण हैं, यानी ये जो सोच रहे हैं पिछड़ों के जागीरदार और सरमाएदार, अब पिछड़ों की जो अन्य छोटी जातियां हैं उनमें भी जागरूकता आ रही है। मुझे लगता है इनका भी हश्र कहीं वैसा ही ना हो जैसा वीपी सिंह का हुआ था। ठीक है आसिम बकार साहब, ये इन्होंने कहा कि काट की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ेगी, तो संकेत उसी ओर हैं क्या आज के नतीजे? नहीं देखिए मैं समझता हूं इसके ऊपर बहुत गंभीरता से मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत में यह आखिरी चुनाव है या इसके बाद अब चुनाव नहीं होंगे। अभी 2024 में फिर चुनाव लोकसभा का आ रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बोल दूं, मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के एक पार्टनर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने सिर्फ कांग्रेस से 5 सीटें मांगी थी, सिर्फ 5, 230 में से 5। गुरूर और घमंड और अहंकार का हालत यह थी कि कमलनाथ एक कैमरे पर बोल रहे हैं, अरे छोड़ो अखिलेश पखलेश। ये गुरूर था। 5 सीटें दे दी होती आपने, आप 230 की सब नहीं जीत रहे थे। मैंने अभी आपसे कहा था नरेंद्र मोदी डांगरियार लगत आछे आरो नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत भारतत तृतीयबाৰৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব, তাক আজিৰ ফলাফলে পুনৰ এবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে। মই আটাইকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। মই সেই শব্দবিলাক প্ৰয়োগ নকৰোঁ। मोर एटाई कथा एबिलाक सांबादिकर भाषा एबिलाक भाषा मैं नकरूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से पहले भी कह दिया गया कि मोदी मतलब जीत की गारंटी, और अब अभी वो कह रहे हैं कि तीसरी बार भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और जनता को धन्यवाद देते हुए अपनी भाषा में वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। दोबारा से आपको सुनाएंगे, अगर वो हिंदी बोलते हैं तो। आपको बीच में रोकना पड़ा था, वकार साहब अपनी बात पूरी करें। और एक सवाल और, देखिए आप कांग्रेस पार्टी पर कितना भी निशाना साधें, लेकिन तेलंगाना में उसकी जीत ने इस बात को तो साबित कर दिया ना कि मुस्लिम वोटों की जो कोशिश आप लोगों की ओर से की जाती है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ही पुरोधा हैं उसके। वहां पर तो कांग्रेस ने बाजी मार ले गई और फिर आप लोगों को बात खानी पड़ी है तेलंगाना में। नहीं, आप पहले तो ये बंद कर दीजिए कहना कि सिर्फ हम कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। मैदान में जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। ये वोट का मैदान जंग था,
ये चुनाव का मैदान जंग था। हम भी चुनाव मैदान में थे, कांग्रेस हमारे खिलाफ थी, बीजेपी भी हमारे खिलाफ थी। जो हमें गाली बकेगा, हमें बुरा कहेगा, हमारे खिलाफ होगा, हम उसे कहेंगे, मैं लौट रही हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ गए हैं। थोड़ी सी तस्वीर दिखाइए, थोड़ी सी तस्वीर, थोड़ा किनारे हो जाइए, थोड़े किनारे हो जाइए। यहाँ पर आपको बताते चले एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जेपी नड्डा साहब आगे बैठे हुए हैं। उन्होंने जाकर अभी मुलाकात की थी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से और ज्योतिरादित्य सिंधिया से, पीठ थपथपाई थी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनकी ये गाड़ी है जो बीजेपी के दफ्तर में पहुंच रही है। आगे की तरफ जेपी नड्डा जी बैठे हुए हैं। अगर मैं उस तरफ होती तो जरूर उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करती। और अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जाएगा। कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आसिम बकार साहब अपनी बात को पूरी कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप लोगों की ओर से जो दावा मुस्लिम वोटरों को लेकर किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को हम सब जानते हैं कि उसकी ओर से कोशिश कवायद जरूर की जा रही है, लेकिन उस तरह से मुस्लिम वोट हासिल नहीं होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पर ही आप लोगों की नजर रहती है। 2 लाइन में जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं मैडम, बात उसकी नहीं है। बात मैदान में जो लोग थे, देखिए हिंदी भाषी प्रदेश जहां है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डायरेक्ट आमना सामना है, वहां कांग्रेस पार्टी फेल हो गई। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो जहां हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, वहां की जनता बीजेपी के खिलाफ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप इस बात, और दूसरी बात, आपने मुसलमान वोटर की बात कही। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट लड़ रहा था, मंशा साहब। हमको मिले हैं 33,853 वोट। 1580 वोट से भारतीय जनता पार्टी से हम हार गए, लेकिन हमें फक्र है मंशा साहब पर, अपने कैंडिडेट पर। कांग्रेस पार्टी वहां जमानत भी नहीं बचा पाई है, सारा का सारा वोट हमको मिला है। भारतीय जनता पार्टी 1580 वोट ज्यादा पाके जीत गई, हम 1580 वोट कम पाके हार गए। तो वहां भी तो आप देखिए क्षेत्र के हिसाब से बात कीजिए। फिर मैंने आपसे कह दिया 2024 का चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को बताया जा रहा है कि समय हमें इजाजत नहीं देता है कि वो हमारे साथ आएगी। हमको ठीक है, कांग्रेस को तय करना है कि आगे क्या होगा, लेकिन कांग्रेस किस तरह से तय करेगी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन यहाँ पर मोदी जी को जय श्री राम इस तरह के नारे लग रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, इंतजार किया जा रहा है। अब एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उसके बाद तमाम बीजेपी के दूसरे नेताओं की मौजूदगी रहेगी। तीनों राज्यों में प्रचंड जीत के साथ ही शानदार जश्न की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीत की गारंटी मौजूदा दौर में बन चुके हैं, उनकी ओर से संबोधन में क्या कहा जाता है, इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। और क्या आज के जरिए 2024 की चुनावी राजनीति को भी, उसके एजेंडे को भी सेट करने का काम बीजेपी की ओर से किया जाएगा। हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक लगातार आज तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।